तो मैं बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट में से गुजरने वाली जो लाइन है ना, ये लाइन है। एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, पांचवी लाइन, 6 7 8 9 10 11 12। तो पता नहीं कितनी लाइंस एक पॉइंट में से गुजर सकती हैं। लेकिन एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि उन इनफाइनाइट अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लाइंस में से आपने एग्जैक्टली यही लाइन कैलकुलेट करनी है। तो आपको एक लाइन के साथ सहारा मिल जाएगा किसी पैरेलल वेक्टर का। मतलब कि हवा, ये जो 3D स्पेस है, स्पेस में एक वेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है जो बिल्कुल, अब हमें जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि ये जो वेक्टर है आने वाली बनने वाली लाइन के पैरेलल होगा। तो अब इस वेक्टर की डायरेक्शन से हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस वेक्टर की जो भी डायरेक्शन है, ठीक है, उसके बिल्कुल पैरेलल वाली लाइन हमने कैलकुलेट करनी है। बात समझ आ रही है? तो वो जो इसके बिल्कुल पैरेलल वाली लाइन होगी, वो कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है कि आप जिस पॉइंट में से लाइन निकाल रहे हैं, उस पॉइंट को P को ऐड कर देंगे उस वेक्टर को किसी पैरामीटर T से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये फार्मूला है। अब आप देखें जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, -204, -204। इस पॉइंट को ऐड कर देंगे टी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 4 -2, 2i + 4j - 2k। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, -2 फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा, +2t कॉमा लगा दिया, मतलब ith कंपोनेंट, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है। अब j वाला 0 + 4t, ये सेकंड कंपोनेंट, और 4 - 2t, ये थर्ड कंपोनेंट। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट आ गया -2 + 2t, y की वैल्यू आ जाएगी 4t, और z की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2t। अब आप अगर t की वैल्यू को 1 रखेंगे तो x y z से एक पॉइंट बन जाएगा। जैसे t को 1 रखने से यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2, 2 - 2 = 0। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आप t की वैल्यू को 2 रखेंगे तो t को 2 रखने से ये चेंज हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आ जाएगा -2 + 4 2, और 4 2s are 8, ठीक है, और 2 2s are 4, और ये 0। फिर t की वैल्यू को आप 3 रखेंगे तो फिर एक्स वाई जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर एक और पॉइंट आ जाएगा, टी की वैल्यू आप रियल नंबर्स में वेरी करेंगे। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारी वैल्यूज टी की आप मानते जाएंगे, तो एक्स वाई जी से एक पॉइंट बनता जाएगा। उन सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाते जाएंगे, जैसे ये पॉइंट था, ठीक है, और ये एक वेक्टर था, तो इस वेक्टर v के पैरेलल आनी थी लाइन, तो इस पॉइंट से जो लाइन बनती जाएगी ना, ये वो तमाम पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स मिलते जाएंगे, इस तरीके से इकट्ठे मिलते जाएंगे, तो आपके पास एक लाइन जनरेट हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। पॉइंट्स कैसे बन रहे हैं, जब टी वेरी कर रहा है एक्स वाई जी में। एक्स वाई जी में टी की सिंगल वैल्यू के लिए एक्स वाई जी की एक एक वैल्यू आ जाएगी। उस एक एक वैल्यू को तीनों कंपोनेंट्स की जगह पे रख के आप एक पॉइंट बनाएंगे जो ये सिंगल डॉट होगा। फिर अगले रियल नंबर के लिए फिर से आपके पास एक नया पॉइंट बनता जाएगा, तो ये एक बिल्कुल ये लाइन जनरेट हो जाएगी जो इस वेक्टर v के बिल्कुल पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये उसने थोड़ा सा ना यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है। असल में मैंने डायरेक्शन नहीं देखी वी की, मैंने आपको समझाने के लिए खुद से कोई वेक्टर वी यहाँ पे ले लिया है। तो अगर ये देखें ना, वी की ये डायरेक्शन है क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जो डायरेक्शन है वी की वो ये वाली है। तो इसी डायरेक्शन में इस पॉइंट से पास करने वाला, इस पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमने जनरेट की है जो बिल्कुल इसके पैरेलल है। सही हो गया। अब इस तरह आपको एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो पॉइंट्स अगर आपको गिवन हो तो दो पॉइंट्स की हेल्प से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप देखें
कि जैसे ये आपके पास एक्स वाई जी प्लेन है, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट से ये वेक्टर v मिल गया, और इस पॉइंट को आप बेस मान लें, तो जो लाइन होगी ना वो बिल्कुल यही लाइन होगी, और जो दो पॉइंट से वेक्टर आएगा वो उस लाइन के ऊपर ही पड़ा होगा। तो हम ये भी यही कह सकते हैं कि जो लाइन के बिल्कुल ऊपर वेक्टर पड़ा हुआ है ना, वो वेक्टर भी इसी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स की मदद से जो वेक्टर आप जो लाइन बनाएंगे, उसमें दोनों का जो ये सेगमेंट बनेगा पी क्यू, इसको वेक्टर वी मान लेंगे और पी को बेस मान लेंगे, मतलब पी प्लस टी टाइम्स पी क्यू सेगमेंट। तो इससे आपके पास जो एक्स वाई और जी की वैल्यूज आएंगी, वो आपके पास इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन बनेगी। ठीक है, ये एक्स वाई और जी की। तो जरूरी नहीं कि आप पी को ही बेस पॉइंट चूज करें, आप क्यू को भी बेस पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो ये क्यू को बेस पॉइंट चूज करने से जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह कह रहा है पैरामीटराइज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये दोबारा से एक और उसने एग्जांपल दे दी। उसके बाद ये एग्जांपल ट्राई कीजिएगा, उसने स्पीड और ये कुछ समझाने की कोशिश की हुई है। ये उसी टॉपिक में आ जाता है। डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इन स्पेस। अब वो ये कहना चाह रहा है कि ये आप स्पेस में है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट पी पड़ा हुआ है, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट का और इस लाइन का जो डिस्टेंस है, वो बिल्कुल जो परपेंडिकुलर वेक्टर गिरेगा ना यहाँ पे, ये वाला वेक्टर, ये वाला, ठीक है, ये जिसमें 90 डिग्री का एंगल उस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान जो 90 डिग्री का एंगल होगा, वो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस लाइन एल। एक सेकंड। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ना, ये लाइन है। अब इस लाइन का और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, आपने इस पॉइंट से इस लाइन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो बिल्कुल 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा होगा ये, और ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर में ना रोंग रोंग ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ये ड्रॉ मैंने किया। आप देखें ना, जो ये जो ग्रीन लाइन है, मैंने पिंक लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, लेकिन मैं थोड़ा ये 90 डिग्रीज वाला सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं ये वाला कर रहा हूँ। तो ये रोंग है, ये बात गलत है। डिस्टेंस क्या होगा अगर 90 डिग्रीज यहाँ पे बन रही होंगी लाइन की और इस वेक्टर की। ठीक है, तो फार्मूला जो है वो ये है कि पी एस, ये आपके पास किधर गया है, पी एस क्रॉस वी, पी एस क्रॉस वी करेंगे तो आपके पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर की लेंथ को वी से, वी की लेंथ से हम कर देंगे। अच्छा, इसकी एक आसान शक्ल हम देखते हैं। ये देखें, ये समझने की कोशिश करें। किधर गया, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एस टू अ लाइन passes थ्रू पी पैरेलल टू अ वेक्टर वी। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट एस है जो ये हवा में पड़ा हुआ है, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पी आ गया, इस पॉइंट से जो गुजरने वाली लाइन है वो ये वाली लाइन एल है, और ये लाइन इस वेक्टर वी, इस वेक्टर वी के पैरेलल है। तो हमें असल में जो डिस्टेंस है ना वो ये आ रहा है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं।
तो इसका जो फार्मूला है वो है जी पी एस क्रॉस वी। तो ये आ जाएगा पी एस मैग्नीट्यूड और वी मैग्नीट्यूड और साइन साइन 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये 90 डिग्रीज पे पड़ा होगा, ये 90 डिग्रीज है ना। तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो जस्ट ये चीज बच जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये उसने क्रॉस प्रोडक्ट करके और वी मार्ट से डिवाइड किया हुआ है, √5 आ जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन फॉर प्लेन इन स्पेस। प्लेन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन बनाई हुई है। ठीक है, तो आपको प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए? एक आपको चाहिए ये वाला वेक्टर n। जो ये वेक्टर है ना, ये है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखे ना, प्लेन से बिल्कुल ऊपर की तरफ हवा में जा रहा है। तो ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर टू प्लेन। और इस प्लेन पर कोई से दो पॉइंट चाहिए। आप जैसे ये पॉइंट मान लें और एक ये पॉइंट मान लें। तो ये जो दो पॉइंट्स और एक ये वेक्टर आपको गिवन होगा, तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा जो एक और कंडीशन है वो ये है, मैं आपको ना एक और कंडीशन भी बता देता हूँ कि अगर आपको 2 पॉइंट और एक वेक्टर गिवन ना हो, 3 पॉइंट गिवन हो, तो आपने विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स, क्योंकि वो तो बुक में लिखा भी हुआ है, मतलब 2 पॉइंट और एक वेक्टर, लेकिन विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स आप कैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है ए, एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है बी और एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है सी। आपके पास 3 पॉइंट आपको गिवन है। आपने क्या करना है कि ए से बी तक वेक्टर कैलकुलेट कर लेना है, इसको यू मान लेते हैं। फिर आपने कैलकुलेट कर लेना है जी, ए से सी तक एक वेक्टर कैलकुलेट कर लेना है, इसको हम वी मान लेते हैं। और अब आप देखें कि जो दो वेक्टर हैं, मतलब 2 पॉइंट्स आपको चाहिए थे ना, 2 पॉइंट्स आप ये मान लें, तीसरे को इग्नोर भी कर देंगे तो खैर है। ठीक है, लेकिन तीन तीन तीसरे पॉइंट का जो असली यूज है ना, वो यूज इस वजह से होगा कि तीनों पॉइंट्स यूज करके मैंने दो वेक्टर बनाए। और इन दो वेक्टर्स का यूज कब होगा? जब मैं यू क्रॉस वी करूंगा, तो मेरे पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, ये वही वेक्टर है जो जिसकी मैं यहाँ पे एन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर आपके पास कैसे आया कि आपने 3 पॉइंट्स को 2 वेक्टर्स में चेंज किया। ए से बी को वेक्टर यू माना, ए से सी को वेक्टर वी माना, यू क्रॉस वी किया, तो आपके पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। अब आपके पास एक वेक्टर है और 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी, या आप इसको पी कह लें और इसको क्यू कह लें। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ये वाले, पी क्यू, ये पी नॉट और पी, और एक आपके पास ये आ गया। अब आप इसकी हेल्प से भी जो है ना यहाँ पे काम कर सकते हैं कि जो आपके पास वेक्टर आया होगा एन, मतलब इस सेंस में हमारे पास जो वेक्टर आया वो यही है कि यू क्रॉस वी, ये वेक्टर आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया किसके साथ? स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट मान लिया। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, उसको फिक्स कर लेते हैं, पॉइंट ए को फिक्स कर लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिक्स। और जो पॉइंट बी है ना, ये मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट कहीं भी पड़ा हो सकता है, पूरे प्लेन पे कहीं भी पड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल है। तो जो मैंने वेक्टर फिक्स किया हुआ है ना ए, इसको मैं कह देता हूँ कि ये ए बी सी है। ये फिक्स हो गया।
और जो वेरी कर रहा है ना उसको मैं कह देता हूँ कि ये XYZ है। तो अगर ये फिक्स है और ये वेरी कर रहा है तो ए बी जो सेगमेंट होगा वो क्या होगा, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए करने से आ जाएगा एक्स माइनस ए कॉमा वाई माइनस बी कॉमा जी माइनस सी। अब आप यू क्रॉस वी जो आपने किया था, यू क्रॉस वी क्योंकि एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं। तीनों कंपोनेंट्स को आप कह लें कि n1 n2 और n3। तीन कंपोनेंट्स है ना वेक्टर n जो था परपेंडिकुलर वेक्टर। तो अब आप यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर को पुट कर दें n1 कॉमा n2 कॉमा n3 और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें ए बी सेगमेंट के साथ। तो जो ए बी सेगमेंट है उसकी ये वैल्यू है x माइनस ए कामा वाई माइनस बी कामा जी माइनस सी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n1 कोफिशिएंट आ जाएगा और x माइनस ए दरमियान में प्लस आ गया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, n2 और y माइनस बी, फिर प्लस n3 और z माइनस सी 0 के इक्वल। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले n1 x माइनस n1 a प्लस n2 y माइनस n2 b प्लस n3 z माइनस n3 c इक्वल 0। तो ये भी कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर होगा और ये भी कोई नंबर होगा। तीनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने से आपके पास कोई के आ गया। के को राइट साइड पे लिख लिया और उसके बाद n1 x प्लस n2 y प्लस n3 z। ठीक है, के जो है ना वो इन तीनों का सम है जो आप राइट साइड पे ट्रांसफर कर चुके हैं। प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। कहने का ये मकसद है कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी, इस इक्वेशन से एक प्लेन जनरेट होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये इसने आपको समझाने की कोशिश की हुई है इस तरीके से। तो एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। देखिए, एक पॉइंट फिक्स पॉइंट मिल गया और एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो वेरी कर रहा है ना पॉइंट, उसको आप पॉइंट पी मान लें, मतलब एक्स कॉमा वाई कॉमा जी मान लें। इक्वेशन आपको पता है, एन का डॉट प्रोडक्ट करना है पी नॉट पी सेगमेंट से और 0 के इक्वल पुट कर देना। ये आपने कर दिया, सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। इसी तरीके से तीन पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स का मैंने आपको तरीका बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, ए से बी तक एक वेक्टर बन गया और ए से सी तक एक दूसरा वेक्टर बन गया, क्रॉस प्रोडक्ट करने से एन आ गया। ठीक है, ये वेक्टर एन आ गया। अब इस वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट करना है सेगमेंट के क्रॉस प्रोडक्ट से, सॉरी क्या नाम है, एक पॉइंट को फिक्स कर ले और एक को वेरी कर ले। अब आप ए को फिक्स कर लें और जो वेरी करना है ना, ठीक है, उस वेक्टर को आप कह लें कि वो कोई पॉइंट जो है, क्या नाम है, पॉइंट पी है इक्वल 0। और पॉइंट पी की वैल्यू जो है ना वो आपके पास आ जाएगी एक्स कामा वाई कामा जी। ठीक है, तभी तो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी। ए को हमने फिक्स कर लिया, अब आपकी मर्जी, आप बी को भी फिक्स कर सकते हैं। जब आप बी को फिक्स करना चाहेंगे तो फिर आप पता क्या करेंगे, आप बी से ए तक करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे बी से सी तक, फिर आप बी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये नहीं करना कि ए से बी, ए से सी करके और बी को फिक्स कर दिया इस जगह पे, मतलब आप ऐसे नहीं फिर कर सकते। एन डॉट बी पी। ठीक है, तो बी को फिक्स करने के लिए पहले आपको ये चीज चाहिए। अगर सी को फिक्स करना है तो सी से ए करें, क्रॉस सी से बी करें। ठीक है, आपके पास एन आ जाएगा। फिर इस एन का डॉट प्रोडक्ट कर दिया सी पी से, जबकि पी की वैल्यू, इसको 0 पुट कर दिया, जबकि पी की वैल्यू क्या होगी, पी जो है वो एक्स कामा वाई कामा जी होगा। तो ये मैंने आपको ऑल पॉसिबिलिटीज बता दी हैं, हर तरीके से आंसर जो है ना हमारा सेम आएगा। आप ट्राई कीजिएगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको दो प्लेन्स मिल जाएं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, या पेज नहीं, इसको आप मान लें कि ये जो है ना एक स्ट्रिप है, लोहे की स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप के ऊपर मैं एक दूसरी स्ट्रिप रख देता हूँ लोहे की।
तो ये दो स्ट्रिप्स जिस जगह पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ना, वो एक लाइन होगी। मेरी बात समझ आ रही है? जहां पे ये दोनों स्ट्रिप्स टच करेंगी, आप पता है क्या करें, आप खुद एक एक्सपेरिमेंट करें। आप एक पेज ले लें, ये एक पेज है, ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा रख लें। इसके ऊपर एक दूसरा पेज है, सीधा नहीं रखना, सिर्फ उसका एक किनारा इस तरीके से टच करना है। बात समझ आ रही है? सिर्फ ये चीज टच करनी चाहिए पहले वाले पेज पे, और कुछ भी टच नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये चीज जब इस नीचे वाले पेज पे टच करेगी, तो सिर्फ ये एक लाइन बनेगी। आप एक्सपेरिमेंट करके अभी चेक कर सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर... हाँ जी। किधर है अब्दुल सत्तार? यहाँ पे ही है? हाँ जी। यस सर। किधर है अब्दुल? तो बताएं, लाइन बन रही है या कुछ और बन रहा है? या कुछ और बन रहा है? सर लाइन ही बन रही है। ठीक है। तो अब आपको, अगर ये जो पेज है, इस पेज को आप प्लेन मान लें, पहला प्लेन, और ये मान लें दूसरा प्लेन। तो दो प्लेन्स है ना, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। इन दोनों प्लेन्स, आपको ये पता है कि अगर दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्शन में एक लाइन बनेगी। यहाँ पे मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात ये है कि जब दो लाइंस लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट आता है। क्या आता है? पॉइंट। दूसरी बात ये है कि जब दो प्लेन, जैसे ये एक प्लेन है और इसके बिल्कुल ऊपर जो है ना, ये एक दूसरा प्लेन है। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट ऑफ ये लाइन, ये इंटरसेक्शन है ना, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो जब ये दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर एक लाइन बनेगी। ठीक है, ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि when two lines intersect we get a point। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि when two planes intersect then we get a line। तो अगर आपको दो प्लेन्स मिल जाएं, जैसे ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो इन दोनों इक्वेशन से प्लेन्स बन जाएंगे जो कि यहाँ पे उसने बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी, उस लाइन की क्या नाम है, इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। तो उसका तरीका मैं आपको बता दूं कि इन दो प्लेन्स की हेल्प से कोफिशिएंट्स आपने उठा लेने हैं। जब आप कोफिशिएंट्स उठा लेंगे, तो जैसे ये आपके पास एक प्लेन है, पहले प्लेन के कोफिशिएंट्स उठाएंगे तो इस प्लेन का 90 डिग्री वाला एक वेक्टर बन जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे प्लेन के ये कोफिशिएंट्स उठाएंगे, ये 1 और ये -2, 2 1 और -2, ये वाले कोफिशिएंट्स आप उठा लेंगे तो आपके पास इस दूसरे प्लेन का एक परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, दो वेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो वाला वेक्टर आएगा जो उन दोनों के 90 डिग्रीज पे होगा। ठीक है, अब आप ये चीज सोचें कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या चीज है। वो ये चीज है कि जो ग्रीन कलर का प्लेन है और जो यहाँ पे ब्लैक कलर का प्लेन है, ग्रीन कलर के प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो ग्रीन कलर के 90 डिग्रीज पे होगा, और जो इस ब्लैक का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो ये मैंने ब्लैक कलर में 90 डिग्रीज पे बना दिया है। अब जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा। आप मान लें कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर है पहले प्लेन का, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है दूसरे प्लेन का। इन दोनों में कोई ना कोई एंगल जरूर होगा। मुझे मुझे चाहिए ये जो पिंक कलर में है, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर कब आएगा? जब मैं n1 क्रॉस n2 करूंगा, मेरे पास ऐसा वेक्टर आएगा जो इस पिंक कलर की डायरेक्शन में है। और वो वेक्टर, उस वेक्टर की खास बात ये होगी कि वो n1 से भी 90 डिग्री पे होगा और n2 से भी उसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा इनके। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका ये जो n1 है ना,
ये जो कोफिशिएंट से n1 वेक्टर बन रहा है 3 -6 और -2, इस वेक्टर के ये वाला वेक्टर भी 90 डिग्री पे है और इस वेक्टर के ये वाला वेक्टर भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। और ये वो वेक्टर होगा जो उस लाइन के पैरेलल होगा, मतलब कि जो यहाँ पे हम लाइन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उस टॉपिक में मैंने आपको कहा था कि जब आप लाइन ड्रा करते हैं तो लाइन ड्रा करने के लिए आपको एक वेक्टर की जरूरत होती है जो उस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होता है, ठीक है। नहीं नहीं, तीनों 90 डिग्रीज पे नहीं होंगे। n1 और n2 जरूरी नहीं कि आपस में 90 डिग्रीज हों, लेकिन जो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर बनेगा वो 100% दोनों से 90 डिग्रीज पे होगा। आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं ना, आप अभी एंगल कैलकुलेट करें, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए कर ही लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। थीटा इक्वल कॉस इनवर्स, मैंने चेक करना है कि ये और ये क्या ये 90 डिग्रीज पे है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें, ये आप लोगों ने करना है कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें, जो आता है उसको प्लस कर दें। -6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आता है उसको प्लस कर दें। -2 को 15 से मल्टीप्लाई करें और वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। फिर उसके बाद इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। 3 स्क्वायर इज 9, -6 स्क्वायर इज 36 और -2 स्क्वायर इज 4, स्क्वायर रूट आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके इसकी मैग्नीट्यूड से, यहाँ पे 14 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जो ये नंबर आएगा उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करके cos इनवर्स करेंगे तो 90 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरी वीडियो को आप बाद में भी देख के तसल्ली से वीडियो को स्टॉप करके तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सही हो गया। एग्जाम्पल 9 ट्राई कीजिएगा। ये सारी बातें बताने का ये मकसद है कि पहले आप लोगों ने, बहुत से लोग ऐसे होंगे, 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ इसको कोर्स वर्क पूरा करने के लिए पढ़ा था, लेकिन अब आप इसको समझ के पढ़ना चाह रहे हैं, कि विजुअलाइज करना चाह रहे हैं ना कि असल में हो क्या रहा है। उसके बाद देखें, ये एक ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इन पैरामीट्रिक इक्वेशन से एक पॉइंट बन जाएगा, ये जो उसने बनाया हुआ ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट इस प्लेन को इंटरसेक्ट कब करेगा, जब इस पॉइंट में x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, z की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, t की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को दोबारा से z में, y में और x में पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो आपके पास प्लेन है ये एक पेज है, ठीक है। और ये प्लेन है और एक लाइन है, ठीक है। वो लाइन गुजर रही है इस प्लेन को टच करके, इस प्लेन के बिल्कुल पैरेलल नहीं, इस प्लेन को टच करके, जैसे ये एक लाइन इसको आर पार कर गई है, तो इस प्लेन को आर पार करने के लिए इस लाइन ने इस पेज को कहाँ पे टच किया है, ठीक है। आप पता है क्या करें, आप एक पेज ले लें, ठीक है। उस पेज में क्या करें, किसी जगह पे सुराख करके ना धागा आर पार कर दें, ठीक है। मतलब ये धागा है, तो धागा समझेंगे कि ये लाइन है, और जहां पे आपने सुराख किया होगा ना वो पॉइंट होगा जहां पे वो जो धागा है, मतलब ये जो लाइन है और ये जो प्लेन है, जो पेज है, पेज कह ले या प्लेन कह ले, वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि जो लाइन और प्लेन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करना है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक्स वाई जी की वैल्यू प्लेन में पुट करेंगे, यहाँ से टी कैलकुलेट हो जाएगा, टी को दोबारा से एक्स वाई जी में पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा आंसर। ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कैलकुलेट किया, ये आपके पास स्पेस है, ये आपके पास एक पॉइंट है, ये एक लाइन है। पॉइंट और लाइन का जो डिस्टेंस है आपने कैलकुलेट किया। अब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी पॉइंट का और किसी प्लेन का, और आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखें, ये आपके पास एक पॉइंट है और ये आपके पास एक प्लेन है। आपको क्या चाहिए, अगर इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ये आपके पास आ गया जी, एक प्लेन आ गया। इस प्लेन के ऊपर आप किसी भी जगह पे कोई पॉइंट ले ले, प्लेन के ऊपर चाहिए, हवा में नहीं चाहिए। तो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को ना हम प्लेन के ऊपर ले लेते हैं, और ये पॉइंट पड़ा हुआ है कहाँ पे, हवा में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट का और इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो असल में ये जो पॉइंट है ये तो हवा में है ना। जैसे आप एक पेज को टेबल के ऊपर रखें और आपका हाथ हवा में है यहाँ पे, तो इस पेज का और इस हाथ का जो डिस्टेंस है वो यही होगा, जो परपेंडिकुलर आएगा ना यहाँ पे 90 डिग्रीज पे जो आएगा। ये वही सेम वही कंसेप्ट है जो लाइन और पॉइंट का होता है। लेकिन इसमें यह है कि इसमें प्लेन की इक्वेशन होती है, प्लेन की इक्वेशन का पॉइंट से तलक बनाना होता है। और जो यहाँ पे होता है एक लाइन की इक्वेशन होती है, इस लाइन का इस पॉइंट से तलक बनाना होता है। तो बस ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। तो वो कैसे बनेगा, आपको पता है कि इसी प्लेन का ना एक परपेंडिकुलर वेक्टर भी होगा। वो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे आता है कि इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट आप ले लें, पॉइंट ए ले लें, और एक पॉइंट बी ले लें, और एक पॉइंट सी ले लें। 3 पॉइंट आपको मिल गए। अब तीनों पॉइंट का जब आप तीनों पॉइंट को इस तरह से अरेंज करें कि ए और बी के दरमियान वेक्टर यू बन रहा है, ए और सी के दरमियान वेक्टर बी बन रहा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास जो है ना एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा जो इस प्लेन के 90 डिग्रीज पे होगा, जो ये वाला वेक्टर है। जैसे देखे ना, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके हमने क्रॉस प्रोडक्ट करके ना दो वेक्टर्स का, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर बना लिया। एक सेकेंड। जी, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर जो आएगा, इस परपेंडिकुलर वेक्टर को और इस पॉइंट को आपने यूज करना है अब, ठीक है। मेन मकसद ये होगा कि प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला जाए और पॉइंट आपको पहले गिवन होगा। तो इनको आपने किस तरीके से यूज करना है, परपेंडिकुलर वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई, ये लाइन सेगमेंट आ गया पी एस, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया यूनिट वेक्टर से, परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। अच्छा, यूनिट वेक्टर आने का ये मकसद होगा कि वो जो यूनिट वेक्टर है ना, वो क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर तो ये है, तो उस यूनिट वेक्टर को ना एक एक करके आपने बढ़ाना है। मतलब एक, दो, तीन, चार, मतलब जितने भी स्टेप्स वो बढ़ेगा एस तक, ठीक है। तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो ये इतने स्टेप्स जो है ना वो बढ़ जाएगा, जो ये यहाँ से सेगमेंट आ रहा होगा। उसके बाद एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है, ये वही बात है जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे की थी। जैसे ये दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा N1 और N2 के दरमियान में, ठीक है। इस एंगल को कैलकुलेट करना इजी है, थीटा इक्वल कॉस इनवर्स करके N1 डॉट N2
ओवर n1 mod n2 mod। जस्ट आपने जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है उनको यूज करना है, एंगल आ जाएगा ये। सही है। बाकी ये नहीं आपने करना 12.6, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चले इस बुक का ना इतना ही काफी है। कोई बाकी कल हम दूसरा कोर्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे जाके जो चीजें आएंगी वो आ जाएंगी, वेक्टर एनालिसिस की चीजें आ जाएंगी जो आप वेक्टर टेंसर वाले कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।